तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम अंबिका है। आज मैं आप लोगों को अपनी आंखों से देखे हुए एक धोखे के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरी आंखों का ये धोखा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गया था। मेरी नंद गीता बहुत शरीफ थी और बहुत सीधी सादी लड़की थी। जब भी उसका कोई रिश्ता आता तो वह बहुत खुश होती। जब लड़के वाले उसे देखने आते तो वह फटे पुराने कपड़े पहनकर और अजीब सी हालात बनकर लड़के वालों के सामने आ जाती। इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने उसे देखते ही पसंद कर लिया था और जैसे ही मेरी नंद की शादी हुई, ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उसका पति तो एक भिखारी था। ये बात तब की है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था और मम्मी पापा से वादे के मुताबिक अगर मैंने टॉप किया तो मेरे पापा मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देंगे। और इसी खुशी की वजह से मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कॉलेज से आते ही मुझे बस अपने पापा की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब वह अपनी दुकान से वापस आएंगे और मैं उनको यह गुड न्यूज़ सुनाऊंगी। अभी मैं अपनी मम्मी के पास ही बैठी हुई थी कि यह सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद ही मेरे पापा काम से लौट आए। मैं अपने पापा की लाडली थी और उनकी छोटी बेटी थी। मेरे दो भाई थे और मेरी दो बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बड़े भैया की भी शादी हो चुकी थी। अभी एक छोटे भैया और हम दो भाई बहन कुंवारे थे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकलकर नीचे हॉल में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि मेरे पापा नहीं बल्कि मेरे भैया आए थे, जिनकी आवाज़ मैं पापा समझ रही थी। मैंने भैया से कुछ नहीं कहा और खामोश रही। मेरे बड़े भैया समझ गए थे कि मैं अपने पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, इसीलिए वह अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दरवाज़ा बंद करके मम्मी के कमरे की तरफ चले गए थे और मुझसे चाय बनाने के लिए कह दिए। तो मैं उनके लिए चाय बनाने किचन के चली गई। जब चाय लेकर मम्मी के कमरे में गई तो भैया से पापा के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरे कई बार पूछने पर भी वह मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे पापा के बारे में नहीं बता रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में आकर उनसे पापा के बारे में पूछा, भैया आप क्यों मजाक कर रहे हैं, बताते क्यों नहीं हो, पापा कहाँ हैं और इतनी देर क्यों हो गई, पापा अभी तक घर क्यों नहीं आए। पहले तो भैया मम्मी की तरफ देखकर हंसने लगे, फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अवंतिका आज दुकान पर कस्टमर ज़्यादा है इसीलिए पापा आज थोड़ी लेट आएंगे। जाओ तुम खाना खाकर सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही होगी। भैया ने यह बात इतने सीरियस होकर कही थी कि ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बातों पर यकीन करना पड़ गया था और ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि फिर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी मुझे नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैं दोबारा जाकर मम्मी के कमरे में भैया और मम्मी के पास बैठ गई। मम्मी और भैया मुझे हैरान नज़रों से देखने लगे, कहने लगे, क्या हुआ, सो जाओ जाकर, तुम्हें अभी तक नींद नहीं आ रही। मैंने तुमसे कहा तो है पापा आज लेट आएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती, मैं आप लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर पापा का इंतज़ार कर लेती हूँ। इतने ही देर में दरवाजे की बेल बजने लगी। मैं फ़ौरन ही भागकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलते ही मेरे पापा मुस्कुरा रहे थे और मुझे देख कर रहे थे। मैं उनको देखकर खुश हो गई और फ़ौरन उनके गले से लग गई। वह भी मुझे देखकर हंस रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि मैं उनके इंतज़ार में थी और मैं ही दरवाज़ा खोलने वाली हूँ। मैंने अपनी खुशी से वजह से अपने पापा को बता दी। वो भी बड़ी खुश खामोशी में मेरी बात को सुन रहे थे। शायद उन्हें पता था कि मुझे यह बात उनसे करनी थी। मैंने पापा के अंदर बुलाया और उनसे कहने लगी, पापा आप तो आज लेट आने वाले थे। पापा कहने लगे, तुम्हें ऐसा किसने कहा। मैंने बताया, ऐसा मुझे भैया बता रहे थे। भैया पापा को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, पापा मैं अवंतिका के साथ मजाक कर रहा था। मेरे पापा से यही शर्त लगी हुई थी कि
अगर मैंने कॉलेज में टॉप किया तो पापा मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देंगे। अब पापा को अपनी शर्त पूरी करनी थी, इसीलिए उन्होंने मेरा एडमिशन शहर की अच्छी यूनिवर्सिटी में करवा दिया था और पापा ही मुझे यूनिवर्सिटी से लेकर आते थे और यूनिवर्सिटी ही छोड़कर चले जाते थे। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी। धीरे धीरे कुछ साल गुजर गए और मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट ही होने वाली थी। मेरा आखिरी साल चल रहा था। यूनिवर्सिटी में मेरी मुलाकात एक लड़के के साथ हो गई। वह देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसने बातों ही बातों में मुझसे फ्रेंडशिप कर ली और हमारी फ्रेंडशिप धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज हमारी फेयरवेल पार्टी थी और उस दिन उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और कहा था कि वो मेरे घर रिश्ता भेजना चाहता है। उस लड़के का नाम सरोज था। मैंने सरोज से 2-3 दिन का टाइम मांगा था क्योंकि मुझे अभी इस बारे में सोचना था और अपनी फैमिली को भी तैयार करना था। घर आकर मैं सोचते सोचते अपनी मम्मी से इस बारे में बात की। मेरी मम्मी इस बारे में पापा से बात करके जवाब देने के लिए कहा था। सारी रात बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आई थी कि न जाने मेरे पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं अपने कमरे में भी बाहर नहीं निकली थी। पापा और भैया कमरे में आ गए और मुझे बड़ी हैरानी नज़रों से देखने लगे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सुबह उठते ही अपने पापा से नहीं मिलती थी, तो आज कैसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। पापा मेरा इंतज़ार करते करते मेरे कमरे में आ गए थे क्योंकि उन्हें सुबह 10 बजे तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर जाना होता था। पापा ने मुझसे कहा, क्या हुआ अवंतिका, आज तुम अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रही हो, जबकि तुम तो रोज़ 7 बजे ही उठ जाती हो। पापा और भैया के पीछे पीछे मम्मी भी मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे लगा कि शायद मम्मी ने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, तो मैंने हैरान होते हुए मम्मी की तरफ देखा। पापा कहने लगे कि तुम्हारी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरे पापा से कहा, मुझे आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा ने कहा, ये कोई गलत बात नहीं है बेटी, तुमने हमें अपनी पसंद के बारे में बताया है, ये अच्छी बात है। बच्चों को गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि अपनी पसंद के बारे में भी अपने पेरेंट्स को पहले ही बता देना चाहिए। तुम उस लड़के को कॉल करो और उससे कहो कि इस संडे को अपनी फैमिली को हमारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर भेज दे। मैं इस बात पर बहुत खुश हुई थी और झट से अपने पापा को गले लगा लिया था और सरोज की फैमिली ने भी मुझे पसंद कर लिया था। दोनों फैमिली की रजामंदी से हम दोनों की शादी हो गई थी। मेरी ससुराल में मेरी सास थी। मेरे पति के पापा की डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी थी। सरोज की एक जवान बहन थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी थी। सरोज की माँ बीमार रहती थी, जबकि सरोज की बहन गीता शादी के बाद मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी। मेरे पति की फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरी सास हमेशा मुझे दुआएं देती थी और नंद हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी। मेरी सास और नंद बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जैसे मेरी सास और नंद है, भगवान ऐसे नंद और सास सबको दे। मेरी सास ने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा और मेरी नंद ने मुझे हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा था। मेरी नंद बहुत शरीफ लड़की थी। वो हमेशा से ही अपने भाई के साथ ही कॉलेज जाती थी और उसके साथ ही कॉलेज वापस आ जाती थी। वह घर से भी ज़्यादा नहीं निकलती थी और मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करती थी। वह हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी रहती थी। मैंने उनके अंदर कोई भी गलत हरकत नहीं देखी थी। वह बहुत ही अच्छी सुलझी और समझदार लड़की थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। मेरे पति को उसकी शादी की फ़िक्र हो गई थी, लेकिन अभी हमने उसकी शादी के बारे में सोचा नहीं था कि हमारी सास की अचानक तबीयत खराब हुई और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यह सदमा हमारे लिए दिल के बहुत बड़ा था, लेकिन मेरी सास की ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी करना चाहती थी। मेरे पति ने अपनी माँ की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनकी मौत के 1 महीने बाद ही अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मैं अपने पति के आजकल अपनी नंद के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। मेरी नंद के लिए जो भी रिश्ता आता वह घबरा जाती थी।
वो बहुत सीधी थी, उसने कभी बाकी लड़कियों जैसा फैशन भी नहीं किया था, यहाँ तक कि वह मेकअप करना भी नहीं जानती थी। वो सिंपल ही लड़कों वालों के सामने बैठ जाती थी और बहुत ही पुराने कपड़े पहन लेती थी और ऐसी हालात में उसकी खूबसूरती कहीं छुप जाती थी और फिर लड़के वाले उसको रिजेक्ट करके चले जाते थे। मगर इस बार जो उसका रिश्ता आया था, लड़के ने देखते ही मेरी नंद को पसंद कर लिया था और हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। हमें भी लड़का और उसकी फैमिली पसंद थी और किसी तरह से मेरी नंद की शादी हो गई थी और मेरे पति अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गए थे और वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। एक दिन मैं मंदिर गई तो मंदिर की सीढ़ियों पर अपनी नंद के पति को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ लोगों से भीख मांग रहा था और आते जाते लोग उनको पैसे दे रहे थे और मेरी नंद के पति बड़ी खुशी खुशी और सुकून के साथ लोगों से भीख मांग रहा था। कोई भी देखने वाला उनको भिखारी बता ही नहीं सकता था। मैं सड़क पार करके मंदिर की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे पति की कॉल आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी घर पर आ जाओ, घर पर मेहमान आए हैं। कॉल से ध्यान हटाकर मैं सीधा पहले अपनी नंद के पति की तरफ जाने लगी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हमारी इज्जत नीलाम कर रहे थे। मैं बहुत गुस्से में उनकी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन मेरे जाने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। मैं रिक्शा करके जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती थी ताकि इस बारे में सरोज से बात कर सकूं। यही सोचते हुए मैं घर पहुंची तो घर के अंदर से मेरे पति के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था कि घर पर मेहमान आ चुके हैं। तो मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अपना हुलिया ठीक करके मेहमानों के पास चली गई। लेकिन वहाँ मौजूद मेहमान को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं, मेरी नंद का पति मेरे पति से बातें करने में बिजी था। मुझे देखकर हमेशा की तरह उसने इज्जत के साथ मुझे नमस्कार किया और वहाँ पर मेरी नंद भी मौजूद थी। वह भी मुझे देखते ही खड़े होकर मुझे गले लग गई, जबकि मैं अभी तक खामोशी खड़ी हुई थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने नंद के पति को भिखारी के रूप में देखा था, जबकि वो मेरा नंदोई अच्छे हुलिये में मेरे सामने बैठा हुआ था। हमेशा की तरह बहुत अच्छे और इज्जत के तरीक़ों से वह हम लोगों से बातें कर रहा था और मेरी नंद के चेहरे की खुशी देखकर भी नहीं लगता था कि उसका पति भिखारी हो सकता है। अपना बड़ा सा बंगला, बड़ी सी कार और बहुत सारे सोने की जेवरात पहने हुए उसे देखकर नहीं लगता था कि वह अपने ससुराल में खुश नहीं है। लेकिन मैं उस इंसान की शक्ल को नहीं भुला पा रही थी जिसको मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किसको देखा था। मैं ऐसी हालत में थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरे पति को लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खामोश हूँ। मेरी नंद और उसके पति को हमारे घर आए हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन मैं अभी तक कन्फ्यूजन में नहीं निकल पा रही थी। कभी कभी तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं वह मेरे नंदोई का जुड़वा भाई तो नहीं है। मेरी नंद के घर से जाते ही मैंने अपने पति को सारी बात बता दी। वो मेरी बात सुनकर मुझे देखकर खूब हंसने लगे, जबकि मैं बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि वह मेरी बात से साफ इनकार कर रहे थे। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें कोई वहम होगा, और मैं भी इस बात को अपना वहम समझकर भूल गई थी। इसी तरह से दिन गुजरते चले गए। एक दिन अच्छे तरीके से गुजर चुके थे, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी और मेरी नंद भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन 1 साल बाद ये कहानी फिर से दोहराई गई। मेरी नंद और उसके पति की एनिवर्सरी थी और उसने हमें इनवाइट किया था और मैं शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई थी ताकि अपने नंद के लिए गिफ्ट ला सकूं। और घर वापस लौटने से पहले मैंने ड्राइवर से मंदिर की तरफ जाने के लिए कहा। मैं रोज़ प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती थी, क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था। अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैं आज मंदिर की भिखारियों को खाना बांटने के लिए गई थी।
वहाँ पर सारे भिखारी लाइन से बैठे हुए थे और मैं उन सबको अपने हाथों से खाना दे रही थी और साथ-साथ अपनी औलाद की खुशियाँ देखने के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कह रही थी। लेकिन जब मैं आखिरी में एक भिखारी को खाने के लिए प्लेट देने लगी तो वह भिखारी मेरी नंद का पति था। इससे पहले मैं उनसे कुछ कहती, पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। मेरी फ्रेंड मुझसे बहुत दिनों बाद मिली थी, इसीलिए मेरी लाइफ के बारे में पूछ रही थी। मैं उसकी बातों में लग गई थी, लेकिन उसके जाते ही मैंने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वहाँ पर कोई भिखारी नहीं था, सारे भिखारी वहाँ से जा चुके थे। मैं वहाँ पर खड़े होकर अपनी नंदोई को ढूंढने लगी जो भिखारी के रूप में था। एक 1.5 घंटा लगाकर मैंने उसको पूरे मंदिर में तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं थक हार कर अपने घर वापस लौट आई, मगर मेरा दिमाग अभी भी कंफ्यूज हो रहा था। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि 1 साल पहले भी मेरे साथ यही सब कुछ हो चुका था। मेरी नंद का पति, जिसको मैंने भिखारी की हालत में देखा था, आज फिर वही भिखारी था जो मेरी नंदोई था। और आज मैंने अपने पति से इस बारे में क्लियरली बात करने का फैसला किया था। मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई और टहल रही थी। जैसे ही मेरे पति घर में दाखिल हुए, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं चेहरे से बहुत परेशान लग रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा कि क्या बात हुआ है, क्यों टहल रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने अपने पति को आज की हुई सारी बात बता दी। वो एक बार फिर उस बात को मेरी वहम करके टाल रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि वो भी तो रोज़ घर से निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो रास्ते में उन्होंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और जैसा मुझे दिखाई देता है, अगर उनकी बहन का पति भिखारी है तो किसी और को क्यों नहीं नज़र आता। और उनकी बात ने मैं कन्फ्यूजन कर दिया था। मैंने नौकरानी को खाना लगाने के लिए कहा, क्योंकि मैं अपने पति की इस बात से एग्री थी कि मेरे सिवाय किसी ने भी मेरी नंद के पति को भिखारी के रूप में नहीं देखा था। लेकिन भिखारी तो हर जगह घूमते हैं, वो तो मेरे अलावा किसी और को भी क्यों नहीं दिखाई देता। मैं सोच सोच कर परेशान हो गई थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते हुए भी मेरे दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। फिर नौकरानी से मैंने चाय बनाने के लिए कहा। वो मेरे लिए और मेरे पति के लिए कमरे में ही चाय लेकर आ गई थी। मैंने अपने नंद के घर एनिवर्सरी में ले जाने के लिए जितनी भी शॉपिंग की थी, वह सारी अपने पति को दिखाने लगी। कल हम लोगों को अपने नंद के घर एनिवर्सरी पर जाना था। हम दोनों बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और एक दूसरे के साथ बातों में बिजी थे। अगले ही दिन शाम के टाइम पर हम लोग कार से अपनी नंद के घर जाने के लिए निकल गए थे, तो सामने फिर से मैंने इस भिखारी को देखा जो मेरे नंद के पति जैसा लगता था। दोबारा से उसको देखकर मैं हैरान रह गई थी कि वो दूसरी भिखारियों के साथ खड़ा हुआ था, भीख मांग रहा था। तो मैंने जल्दी से अपने पति का इशारा करते हुए दिखाया जहाँ पर वो भिखारी खड़े हुए थे। जब मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा तो मैं भी हैरान रह गई कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, जबकि कुछ देर पहले भिखारियों को पूरा ग्रुप खड़ा हुआ था। मेरे पति कहने लगे, अवंतिका, लगता है कि तुम्हें चश्मे की ज़रूरत है। तुम अपने दिमाग पर ज़्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी हो। इस बात को लेकर यह बात करते हुए मेरे पति ने कार आगे बढ़ा ली, क्योंकि हमें जाने में लेट हो गया था और मेरे दिमाग में यकीन हो चुका था कि ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है और इस बात के बारे में मैं जान कर रहूँगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। यह सब सोचते सोचते मेरी नंद का घर आ गया था। मेरे नंद के घर पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। उसका बहुत बड़ा बंगला था जिसमें नौकर काम किया करते थे। उसके घर और उसकी फैमिली को देखकर नहीं लगता था कि यह किसी भिखारी का घर है, किसी भिखारी की फैमिली है। मुझे अपनी आंखों पर पूरा विश्वास था। मैंने अपनी आंखों के देखे हुई बात को बार बार नहीं झुठला सकती थी और अब मुझे सच्चाई जानकर ही रहना था। मेरे पति ने अचानक ही मुझे हाथ से हिलाया तो मैं होश में आ गई थी। उन्होंने मुझसे
कार से उतरने के लिए कहा और कहने लगे, अवंतिका, न जाने तुम किन ख्यालों में खोई रहती हो। चलो, हम लोगों को अंदर भी जाना है, लेट हो रहा है। उन्होंने अब मुझे मुस्कुराते हुए कहा तो मैं भी उन्हें मुस्कुराकर देखने लगी और कार से उतर गई और हम लोग बंगले के अंदर चले गए। मेरी नंद बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत सारा जेवर भी पहना हुआ था और वह बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। अपने नंद की चेहरे की खुशी देखकर थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर केक कट गया। मेरी नंद का ससुराल काफ़ी बड़ा था और उसने काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट भी किया था। हर लोग वहाँ पर मेरी नंद की खूबसूरती और उसकी आदत के बारे में काफ़ी तारीफ कर रहे थे और साथ ही साथ उसके पति की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। यह सारी बातें सुनकर मुझे और मेरे पति को बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरी नंद बहुत खुशकिस्मत वाली है जो उसे इतनी अच्छी ससुराल वाले मिले हैं। अभी हम लोग केक कट करने के बाद फ्री हुए थे कि इतने देर में ही मैंने अपनी नंदोई के घर में बैक साइड पर जाते हुए देखा। मैं ना चाहते हुए भी अपने नंद के पति का पीछा करने लगी। जब वहां पहुंची तो हैरान रह गई कि ये भिखारी का ग्रुप था जिसको मैं हर बार देखा करती थी। उनके सामने खड़े होकर मेरी नंद का पति उन लोगों को खाना सर्व कर रहा था। वह लोगों को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दे रहा था। वैसे भी वो लोग कोई भिखारी नहीं बल्कि बहुत बड़े लोग हो। मैं यही सोच ही रही थी कि मैं इस बारे में अपने नंद के पति से पूछ लूं, लेकिन फिर मेरे दिल में यही ख्याल भी आता था कि कहीं उनको बुरा न लग जाए, उसे ऐसा न लगे कि भाभी शक कर रही हैं। यह सोचकर मैं पीछे पलटने लगी तो उसी वक्त मेरे नंदोई ने पीछे पलटकर देखा तो वो हैरान रह गया था। जबकि मेरे नंदोई मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। वह कहने लगा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वह मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था तो मैंने सोचा यहीं कहीं टहल लेती हूँ। मैंने झूठ बोलते हुए अपने मतलब की बात पूछी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लोग कौन हैं? तो मेरी नंद के पति ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी ये लोग भिखारी हैं, यह इन गरीबों का हक है। अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो हमारे देश की गरीबी कभी नहीं मिटेगी। जब हम ही अपने खुशियों में इन गरीब लोगों को याद नहीं रखेंगे तो फिर इन लोगों का ख्याल कौन रखेगा? हमें तो इस देश से गरीबों को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम भूखे गरीब लोगों की मदद नहीं करके अपने देश में गरीबों और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमें तो ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। हमें सुख दुख में इन लोगों के शामिल करना चाहिए और इन लोगों का पेट भर कर खाना खिलाना चाहिए। इनकी हर ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। भाभी, मुझे गरीबों को खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरी वजह से कोई पेट भर कर खाना खाकर सोता है। अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया तो फिर मैं क्यों न इन गरीबों की मदद करूं। यही वजह से मैं अपने सुख दुख में इन लोगों को याद करना नहीं भूलता। मेरी नंद के पति ने मेरी आंखें खोल दी थी। आखिर वह ठीक ही तो कह रहे थे। जब हम इस देश में गरीबों को मिटाने की कोशिश करेंगे तब तक गरीबी कभी हमारे देश में ख़त्म नहीं होगी। मुझे तो उसकी सामने खड़े हुए बड़ी शर्म आ रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो उसके खिलाफ कुछ और ही चल रहा था कि मैंने किसी नेक इंसान के लिए अपने दिमाग में घटिया सोच रखी हुई थी। फिर मैंने मुस्कुराकर वहाँ से चली आई। मेरी तबीयत अचानक ही बिगड़ने लगी थी। मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई तो सब मेरी फिक्र में पागल होने लगे। मेरी नंद के पति जल्दी से फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाया, जबकि मेरी नंद और उसकी नंदे भी मेरे हाथ पैर सहला रही थी और मेरे पति टेंशन में इधर उधर टहल रहे थे। जब डॉक्टर आए और उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई कि जिसे सुनकर जितने भी वहाँ पर लोग थे सब टेंशन में थे। सबको होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मेरे पति भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर लो भी बताया और मुझे आराम करने के लिए कहा। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने के लिए कहा था और मुझे नींद पूरी करने के लिए कहा था। वैसे भी मुझे नींद बहुत आ रही थी और मैं सो गई और मैं बहुत देर बाद जागी थी।
जिसकी वजह से उस रात मुझे नंद के घर ही रुकना पड़ गया। उस रात मेरी नंद और उसके ससुराल वालों ने हमारी खूब खातिर की थी। काफ़ी टाइम तक तो सब लोग आपस में बातें करते रहे और उसके बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। रात के 3 बज रहे थे। जब मेरी प्यास की वजह से आँख खुली तो मैंने इधर उधर और मैं जगह को पहचानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे कुछ ठीक याद नहीं आ रहा था। हल्की हल्की रोशनी होने की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अपने बराबर में अपने पति को सोता हुआ देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मेरे दिमाग में काम करना शुरू किया तो पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं यहीं सो गई थी। और उस टाइम मैं अपने घर नहीं बल्कि अपने नंद के घर पर हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। साइड टेबल पर जग रखा हुआ था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। शायद रखना भूल गए होंगे। मैंने सोचा अपने पति के पानी लाने के लिए बोल देती हूँ, लेकिन मेरे पति बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे, इसीलिए मैंने उनको उठाना बेहतर नहीं समझा। सोचा कि खुद ही जाकर ले आती हूँ। धीरे धीरे चलकर मैं कमरे से निकल गई और थोड़ी ही दूरी पर मुझे किचन नज़र आ गया। मैंने जल्दी से पानी पिया और कमरे की तरफ आने लगी। तभी अचानक मुझे किसी की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। यह मेरी नंद का कमरा था। वो दोनों पति पत्नी आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मेरी नंद अपने पति से कुछ कह रही थी, लेकिन मुझे कुछ ठीक सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। मुझे उन लोगों की बातें तो नहीं सुननी चाहिए थी, ये गलत था, लेकिन जो मैंने सुना वो बहुत हैरान में डालने वाली बातें थी। वो अपने पति से कह रही थी कि आप प्लीज़ जल्दी घर आ जाया करो, मुझे आपकी फ़िक्र होने लगती है। मेरी नंद अपने पति से यह बात कह रही थी। नंदोई कहने लगा, गीता तुम इस बात की टेंशन मत लिया करो, तुम ज़्यादा देर तक मेरा वेट मत किया करो और सो जाया करो। मेरा तो यह रोज़ का ही काम है। आखिर तुम कब तक मेरा इंतज़ार करती रहोगी? वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे देर हो जाती है, तो तुम परेशान मत हुआ करो। मेरी नंद अपने पति की बातों पर मुस्कुरा रही थी। उसने अपने पति से कहा, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि भाभी को आप पर शक हो गया है, तो आप उनके सामने थोड़ी सावधानी बरता करो। उसके पति ने कहा, ठीक है, अब काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाते हैं। ये कहकर उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद कर ली और मैं भी कमरे की तरफ आ गई। अब मेरी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। ना जाने ये लोग क्या छुपा रहे थे। मुझे अपनी नंद के फ्यूचर की फ़िक्र हो रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शक वाली क्या बात की थी। उसी की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। आखिर ये लोग मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। थोड़ी देर तक मैं सोचती रही और उसके बाद मैं सो गई थी। सुबह हम सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। मैं बड़ी गौर से अपनी नंदोई की तरफ देख रही थी और उसकी बातें नोट करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे पति ने कहा कि अवंतिका, तुम्हें अब अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और मैं अपने पति की बात पर मुस्कुरा दी थी, लेकिन मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन सबके कहने के मुताबिक मैं फिर भी थोड़ा बहुत खा रही थी। नाश्ते के बाद मेरे पति ने मुझसे घर चलने के लिए कहा, जबकि मुझे यहाँ पर रुककर सच्चाई का पता लगाना था और मैं यहाँ पर रुकना चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ पर रुकने के लिए कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक मेरी नंद बोल पड़ी और मेरे पति से कहने लगी, भाई रात तक और भाभी को यहाँ पर रुकने दीजिए। अब तो आप घर जाते ही ऑफिस चले जाओगे तो भाभी घर पर अकेली रह जाएंगी। आप भाभी को यहीं रुकने दो। रात को जब आप ऑफिस से घर आओगे तो भाभी को लेते चले जाना। मेरी हालत देखते हुए मेरे पति इस बात पर एग्री हो गए और मैं अपनी नंद के घर पर रात तक रुक गई थी। मेरी नंद की नंदें और जेठानियाँ भी वहाँ पर रुकी हुई थी। मेरी नंद का पति अपने सब भाई बहन से छोटा था और अपनी पूरी फैमिली का लाडला था। मेरी नंद मुझे आराम करने के लिए कमरे में ले गई। मेरी नंद मुझे कमरे में छोड़कर आराम करने को कहकर बाहर चली गई। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि मैं किस तरह से सच्चाई का पता लगा सकूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ रात का ही टाइम था।
लेकिन सुबह के 11 बज रहे थे। मैं लास्ट टाइम अपने नंदोई के सुबह 8 बजे नाश्ते की टेबल पर देखा था और अभी तक वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। और यही बात बड़ा टेंशन कर रही थी कि आखिर वो कहाँ है। यही सब सोचते हुए मैं बेड से उठकर टहल रही थी और मैं खिड़की के खड़ी हो गई। मुझे मेरा नंदोई घर के बैक साइड की तरफ दिख रहा था और साथ में उनके साथ वही भिखारी ग्रुप भी मौजूद था। मगर आज उन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वो लोग एक कमरे के अंदर चले गए और मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था और चुपचाप खड़े हुए वहाँ सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद जब वो लोग कमरे से बाहर निकले तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो लोग बाहर निकले तो भिखारी के कपड़े पहने हुए थे और सब लोग लाइन से खड़े थे, लेकिन मेरा नंदोई उन लोगों को कुछ समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन लोगों को किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब क्या कुछ हो रहा था। वो उन्हें किसी परफेक्ट ट्रेनर की तरह समझा रहा था और वो उसकी बात मान रहे थे। दूर होने की वजह से मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी। अब मेरा नंदोई हाथ में मैप लेकर उन्हें कुछ समझा रहा था। वो शायद उनका काम करने का तरीका समझा रहा था। लगभग आधे घंटे बाद मेरे नंदोई ने उन्हें ट्रेनिंग दी, जबकि मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि अभी उसकी सारी सच्चाई सबके सामने खोल दूं। जो अमीर और जवान होने के बावजूद भी लोगों को लूट रहा था। वो लोग अपने अपने हुलिये बदल कर दूसरे दरवाजे से निकलकर बड़ी वैन में बैठकर चले गए तो भी वहाँ से हट गई और बेड पर आकर लेट गई। इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे सर में दर्द और भी ज़्यादा होने लगा था। मुझे हैरत इस बात पर हो रही थी कि मेरी नंद अपने पति को कैसे साथ दे सकती है। मैं अभी यह सब सोच ही रही थी और सोचते सोचते ही सो गई थी। लगभग 1 घंटे तक मैं कमरे में लेटी हुई सोती रही। जब मुझे जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो मेरी आंख खुली और मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और सामने देखा तो वो देखकर मुझ पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि मेरी नंद बेहोश पड़ी हुई थी और सारे घर वाले रो रहे थे। वह जल्दी अपने नंद के करीब आई और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा था? गीता बेहोश कैसे हो गई? तो उसके ससुराल वालों ने बताया कि जहां उसका पति काम करता है वहां की फैक्ट्री में आग लग गई है। यह बात सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। कुछ देर पहले हंसी मजाक से घर भरा गम में बदल गया था, जबकि मुझे तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बता सकूं कि आपका बेटा काम फैक्ट्री में नहीं बल्कि भीख मांगने के लिए गया था। मेरे पति भी यह खबर सुनकर ऑफिस से सीधे मेरी नंद के घर चले आए और अपनी बहन की हालत देखकर उनकी भी हालत नाजुक सी हो गई। सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे क्योंकि खबर ये मिली थी कि मेरी नंद के पति की डेथ हो गई थी। मेरी नंद का पति सब बहन भाइयों में सबसे छोटा और अपनी माँ का लाडला बेटा था। छोटा होने के बावजूद भी उसके घर वालों का कहना था कि वह बहुत समझदार है। मेरी नंद अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। इस बंगले के अलावा और भी उनके काफ़ी सारे घर थे और गांव में ज़मीन पड़ी हुई थी। सुनने में ये भी आया था कि मेरी नंद का पति बहुत अच्छी कमाई करता था। हमें रिश्ता करते टाइम तो फैक्ट्री का मैनेजर होने के बारे में बताया गया था और देखने से भी उनकी फैमिली पढ़ी लिखी और समझदार लगती थी और मेरी नंद को भी पलकों पर बिठा कर रखते थे। मगर शायद उसके पति की जिंदगी इतनी ही लिखी हुई थी। वो बेचारी इतनी जल्दी विधवा हो गई थी। रात का टाइम होने वाला था, लेकिन मेरी नंद के पति का अभी तक कोई अता पता नहीं था। वो कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना था कि वह मर गए हैं। मेरी नंद ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। सब लोग भी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहे थे। रात के 10 बज गए थे, लेकिन मेरे नंद के पति का कहीं भी कोई अता पता नहीं था कि तभी बाहर से आते लोगों ने सबका ध्यान बांट दिया था। जो सब ने देखा वो सब लोग देखते ही रह गए और देखने वालों का अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि सामने ही मेरे नंद के पति और उसके साथ बाकी सारे लोग जो भिखारी बनकर उनके साथ गए थे वो भी
उसके पीछे ही खड़े हुए थे, जबकि हम सब आंखें फाड़ फाड़ कर उनको देख रहे थे कि यह हकीकत या सपना है। पहले से मेरी नंद दौड़कर अपने पति के गले लग गई और अपने पति को छू छू कर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि उसके सामने उसका पति ही खड़ा है या फिर उसकी आंखों का धोखा है। जबकि मेरे नंदोई ने मुस्कुराकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करी कि वह उसका अपना ही पति है। फिर सब लोग मेरे नंदोई के करीब आ गए और उसके हाल पूछने लगे। मैं भी अपने नंदोई के तरफ गई और बड़ी हैरानी से उनके तरफ देख रही थी। तो वो सब के अपने पास बैठाकर अपने साथ होने वाले हादसे के बारे में बताने लगा और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि भाभी, मैं जानता हूँ कि आप पहले दिन से ही मुझ पर शक कर रही हैं कि कैसे मैंने अपनी नंद को पसंद कर लिया, जबकि दूसरे लोग आपकी नंद के सादेपन को देखकर इनकार कर दिया करते थे। जब मैंने आपकी नंद को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे सिंपल लड़की की तलाश थी जो सीधी सादी और मासूम सी हो, जो दुनिया को दिखावे से बिल्कुल अलग हो। लेकिन जब मैं गीता को पहली बार देखा तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। मुझे हमेशा ही एक ऐसी लड़की की तलाश थी, वह सारी क्वालिटी मेरी पत्नी के अंदर मौजूद थी। तभी मैंने गीता को पसंद किया। यही वजह थी कि मैंने देखते ही गीता की से शादी के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि गीता जैसे प्यार करने वाली सिंपल और मासूम सी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि मुझे कई बार सड़क पर और मंदिर की सीढ़ियों पर भिखारियों के रूप में देखा था, मगर मैं मजबूर था क्योंकि उस टाइम मैं ड्यूटी पर होता था। कुछ लोग भिखारी के भेष में छोटे मासूम बच्चों को पकड़ रहे थे, जिनका हमने 1 साल पहले पता लगा लिया था, लेकिन उनके गैंग के अभी कुछ लोग बाकी रह गए थे जिनको हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी सिलसिले में मुझे अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर उनके जैसे ही हुलिये में उनकी तलाशी करनी थी और उनको सज़ा दिलवानी थी जो छोटे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और आज शाम ही हमें पता चला था कि एक स्कूल है जहां पर वह लोग बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। आप लोगों को गलत खबर मिली थी कि फैक्ट्री में आग लग गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग उनका पीछा करते हुए जब उनके अड्डे पर पहुंचे तो उन्होंने हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथियों ने जैसे तैसे उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और अब वो लोग जेल में हैं। मेरी गलती यही है कि भाभी, मैंने अपने लोगों को अपने जॉब के बारे में नहीं बताया कि मैं एक CID ऑफिसर हूँ, जबकि मेरी पत्नी इस बारे में सब जानती है। मैं अपनी फैमिली के खतरे में नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे परिवार के ताक में लगे रहते हैं। इसीलिए मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपनी बिहेवियर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे नंदोई ने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी कि मैं कैसे अपने नंदोई पर शक कर लिया। वो तो एक CID ऑफिसर्स है और मैंने इतने होनहार ऑफिसर्स पर शक किया, मगर मैं अपनी नंद के लिए फ़िक्रमंद हो रही थी। शायद वह इसीलिए था, लेकिन अब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई थी। उन बच्चों के मुजरिम भी पकड़े गए थे और वहाँ पर मेरा नंदोई सही सलामत हमारे सामने बैठा हुआ था और मेरी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई थी। मुझे अपने नंदोई पर बहुत गर्व हो रहा था और अपनी नंद की ज़िंदगी पर खुशी हो रही थी कि उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत प्यारे रिश्ते मिले हैं और आखिरकार भगवान ने मुझे शादी के इतने साल बाद औलाद की खुशी भी दिखा दी थी। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था और मैं अपनी बेटी के भाग्य की हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे प्यार करने वाला ससुराल मुझे मिली और मेरी नंद को मिली है, ऐसे ही ससुराल हर बेटी को मिलनी चाहिए। हर लड़की की ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजरे।